वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि फ़िश फार्मिंग पे बात करें। इमरान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि जो अब फ़िश की फीड है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से वो बनाई जाती है, जो नेचुरल फीड है, जो आर्टिफिशियल फीड है, उस पर हमने बात की। जो फीडिंग का प्रोसेस है, जो पॉन्ड में फ़िश को फीड को डाला जाता है, उसके बारे में बताइए कि उसके लिए भी कोई ख़ास इक़दाम की ज़रूरत होती है। सर, ये जो फीडिंग मछलियों को करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर हम इसको प्रॉपरली नहीं करेंगे तो बहुत सी खुराक हमारी ज़ाया हो जाएगी। तो इसके लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो मछली के खुराक का टाइम और दूसरा उसकी जगह, क्योंकि जब भी मछली के खुराक का टाइम आता है तो वो अपनी जगह पे इकट्ठी हुई होती है। तो यूँ ही आप खुराक उसको देते हैं तो वो फ़ौरन उसको कंज्यूम कर लेती है, उसको खा लेती है, तो वो इससे ज़ाया नहीं होती। और दूसरा ये अगर हम इसको कभी कहीं डाल देंगे, कभी कहीं डाल देंगे, कभी किसी टाइम पे डाल देंगे, तो फिर मछली जो है वो उस पर एक्लेमेटाइज नहीं हो पाती। तो इसलिए मछली की खुराक ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया होने का चांसेस होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्टर है। और इसमें जो लेबर इन्वॉल्व है, इसको बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए और इसको मेन दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सही, आपके कहने का मकसद ये है कि जब फ़िश का बेसिकली फ़िश एक अपनी हैबिट बना लेती है, उसे पता है कि इस टाइम पे उसे खुराक मिलेगी और एक सर्टेन जगह पे वो सारी मछलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, और अगर वहीं पे खुराक डाली जाएगी तो खुराक कम से कम ज़ाया होगी। ये बताइए कि दिन में कितनी बार मछलियों को खुराक की ज़रूरत होती है? आमतौर पे सर 2 टाइम पे खुराक देते हैं, बाज़ औक़ात एक टाइम पे भी रिकमेंडेड है। तो कहा यह जाता है कि सुबह और शाम के टाइम पे, जब सूरज निकल रहा हो उसके फ़ौरन बाद, और जब सूरज गुरूब हो रहा हो उसके फ़ौरन बाद खुराक मछलियों को देनी चाहिए। तो इससे मैक्सिमम, क्योंकि ये टाइम इस किस्म का होता है, बाज़ औक़ात अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में देंगे तो मछलियाँ धूप से अवॉइड करते हुए खुराक पे नहीं आएंगी। ये बहुत ज़्यादा फिजिबल टाइम है मछलियों के लिए। ठीक। और खुराक की मिकदार की अगर बात की जाए तो खुराक की मिकदार का क्या तनासुब होना चाहिए? खुराक की मिकदार जो है वो कितनी होनी चाहिए? चूँकि ऐसा तो नहीं है कि आप औसतन जी इतनी खुराक एक बाल्टी डाल दें, उसका कोई ना कोई तनासुब तो होता होगा। सर, इसका खुराक का तनासुब ये है कि जो हमारी काफ्स मछलियाँ हैं, इसमें हम ग्रो आउट के लिए 2 से 3%, यानी अगर हमारे पास 100 किलो वज़न है तो हम 2 से 3 किलो रोज़ाना के हिसाब से खुराक देते हैं। जबकि जो हमारी कैट फिशेज़ या ट्राउट है, इसको हम 4 से 5% जो है वो रोज़ाना के हिसाब से खुराक देते हैं। ये उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक। सो जितना वो ग्रो करती जाती हैं, जितना उनका वेट बढ़ता जाता है, ग्रेजुअली जो खुराक की मिकदार है वो भी बढ़ाई जाती है। सर, खुराक की मिकदार बढ़ जाती है टोटल, लेकिन उसकी परसेंटेज नहीं बढ़ती। परसेंटेज सेम रहेगी जितना आपके पास पॉन्ड में उसका वेट है आपके अंदाजे के मुताबिक। तो वेट को किस तरह से मेजर किया जाता है? इसको हम आमतौर पे जिम्मेदार जो है ना, वो सैम्पलिंग के तरीके से कर लेते हैं। हम भी सैम्पलिंग करते हैं कि महीने के बुनियाद पर हम कुछ मछलियाँ उसमें से पकड़ते हैं और उनका वजन कर लेते हैं। और जितनी उसके अंदर हमने डाली है उसको मल्टीप्लाई करके उसका वजन एस्टिमेट कर जितनी भी मछलियाँ। तो मोर्टालिटी की बात की जाए, अगर बीमारियों की बात की जाए, तो किस किस्म की बीमारियां हैं जो मछलियों पे ज़्यादा अटैक करती हैं? सर, आमतौर पे मछलियों में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अभी यही है कि इसमें बहुत कम बीमारी आती है पोल्ट्री के मुकाबले में। तो अभी जो ज़्यादातर देखी गई हैं ये पैरासाइट्स जो हैं, जिसमें लगते हैं मछलियों को कुछ मौसम में, लेकिन वो भी ट्रीटेबल हैं, ऐसा नहीं है, और बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं करते। ऐसा जो कोई इतना ज़्यादा मछलियों का इसमें बीमारियों इतना नुकसान मछलियों में नहीं करती। मछलियाँ नुकसान नहीं करती हैं। डे लाइट के बारे में बात करें कि इनका डे लाइट का या अंधेरे का मछलियों का क्या बिहेवियर होता है? सर, मछलियाँ जो दिन के टाइम पे फीडिंग करती हैं और ग्रो करती हैं, और स्पेशली जो इसका सीज़न है ग्रोथ का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी जितनी भी मछलियाँ हैं ये सर्दियों में ग्रो नहीं करती, ये गर्मियों में ग्रो करती हैं। तो हमारे मुख्तलिफ एरियाज़ में इसलिए 6 महीने से लेके 7 महीने से लेके 10 महीने तक का जो टाइम मिलता है, इसलिए मुख्तलिफ एरिया में इसकी प्रोडक्शन साल की मुख्तलिफ नज़र आती है। कहीं पे कम है और कहीं पे ज़्यादा है। जैसे हमारे सिंध का इलाका जो है या सदर्न पंजाब, वो ज़्यादा सूटेबल है, उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो मौसम का और एनवायरनमेंट का और क्लाइमेट का जो फैक्टर मछली में बहुत ज़्यादा है। ठीक। सो पानी की अगर बात की जाए, जिस तरह आपने एक पिछले प्रोग्राम में बात की कि कम से कम 6 फीट जो है वो पॉन्ड होना चाहिए। सो उसके लिए ये बताइए कि अगर कभी पानी ऐसा होता है कि पानी आपके पास नहीं है, ये कम हो जाता है,
सो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? अगर पानी की कोई मिनिमम लेवल भी होता है कि उससे नीचे पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी टेक्निकल वजह से क्या पानी को ट्यूबवेल ख़राब हो सकता है या जो पानी देने का कोई भी ज़रिया वो ख़राब हो सकता है, तो क्या उसका कोई मिनिमम लेवल भी होता है कि इससे नीचे नहीं जाने देना चाहिए? सर आमतौर पे हमारे पाकिस्तान में जो अभी तक कल्चर हो रही है तालाब में, इसमें पानी ज़िम्मेदार 3.5 से 4 फुट रख रहे हैं। ठीक। लेकिन 6 फुट से कम इंटरनेशनली रिकमेंडेड नहीं है। ठीक। तो सबसे पहले एक तो ज़िम्मेदारों को मेरी ये मशवरा है कि अपने तालाबों को थोड़ा सा गहरा रखें। ठीक। तालाब पानी 6 फुट होना चाहिए, उससे उनकी प्रोडक्शन 1.5 गुना होने के चांस है, सिर्फ पानी ही की डेप्थ बढ़ाने के लिए। और दूसरा ये कि जब पानी का लेवल 3-3.5 से कम होता है, फिर इसमें ऑक्सीजन की कमी के चांसेस हो जाते हैं, तो मछली के मरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरा ये पानी गर्म हो जाता है गर्मियों में ज़्यादा, अगर कम हो तो इससे कम नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई अल्टरनेट उसका सोर्स होता है। 6 फुट से आप कहते हैं कि पानी कम नहीं होना चाहिए, अगर 6 फीट से पानी कम होगा तो मछलियों की मोर्टालिटी भी हो सकती है और उसके साथ साथ उनकी ग्रोथ पे भी इसका इफेक्ट आता है। 6 फुट जो है वो अच्छा है, लेकिन 3-3.5 फुट से कम नहीं होना चाहिए। किसी भी टाइम अगर कोई इमरजेंसी हालात भी हैं, ट्यूबवेल ख़राब हो गया है, कोई इससे ज़्यादा जो फिर मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मोर्टालिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्लीनिंग के हिसाब से बताइएगा कि तालाब की कोई सर्टेन क्लीनिंग की भी ज़रूरत होती है, आपको टाइम बाय टाइम क्लीनिंग करनी होती है, और जब एक दफ़ा प्रोडक्शन ले लेते हैं तो क्या दूसरी प्रोडक्शन से पहले कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है? सर जब तालाब में हम मछलियाँ स्टॉक कर देते हैं तो इसकी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने इसमें कुदरती खुराक पैदा की होती है। तो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सारा कुछ पैदा हुआ होता है, उसकी खुराक पैदा हुई होती है। और जहाँ तक आपके सवाल के दूसरे हिस्से का ताल्लुक है, तो ये रिकमेंडेड ये है कि हर 3 साल के बाद, तीसरे साल बाद एक दफ़ा तालाब को खाली करके इसको साफ़ करके डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, बिल्कुल खुश्क करके। और हर साल आप इसकी बॉटम को चूने के साथ ट्रीट करके डिसइंफेक्ट करते हैं, ताकि इसमें जो जरासीम वगैरह हों वो ख़त्म हो जाए। ठीक। ये बताइएगा कि जब मछलियों की हमने सारे प्रोसेस पे बात की, तालाब किस तरह से बनना चाहिए, पिछले प्रोग्राम में फीड पे बात की हमने, ये बताइएगा कि मछलियों को जब उसको पकड़ा जाता है तो उनका जो कैचिंग का प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है? नेट के ज़रिए कैचिंग करनी चाहिए, पानी कम करके करनी चाहिए, क्या उसका प्रोसेस होता है? और उसके साथ साथ जो वेट है, अगर हम कोई खास मछली की बात कर सकें कि कितना इम्पोर्टेंट है कि एक सर्टेन वेट से पहले मछली को पकड़ना नहीं चाहिए? मछली का जो पकड़ने का तरीका है, जो तालाबों में आमतौर पे इसको हम ड्रैग नेट कहते हैं, इसके ज़रिए से मछेरे पकड़ते हैं, पानी को कम कर लिया जाता है और ड्रैग नेट लगा के इसको पकड़ लिया जाता है। जबकि जो आम ज़िम्मेदारों के लिए तो यही है, तालाबों में, नहरों में, दरियाओं में और डैम वगैरह में तो गिल नेट्स भी यूज़ होते हैं, और इसके साथ साथ साटू नेट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जाल हैं जो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तालाबों में आम तौर पे ड्रैग नेट ही इस्तेमाल होता है। ठीक। सो ड्रैग नेट के ज़रिए आप इसको पकड़ सकते हैं। और मछली का जिस तरह मैंने जिक्र किया कि क्या मैच्योरिटी की स्टेज से पहले नहीं पकड़ना चाहिए? एक तो उसका नुकसान ये होगा कि मछली छोटी होगी, आपको नफ़ा नहीं देगी। क्या इसके अलावा भी उसका कोई नुकसान होता है कि जो हैबिटेट उनका बना हुआ है उस पर भी इसका कोई इफेक्ट आता है? सर मैच्योरिटी का मसला नहीं, बेसिकली उसके वज़न का है। ठीक। तो 2 चीज़ें पाकिस्तान में बहुत अहम हैं। एक तो सीज़न, क्योंकि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान की फीडिंग हैबिट में लोग ज़्यादातर सर्दियों में खाते हैं। सही। ठीक है, तो गर्मियों में फ़िश खाई ही नहीं जाती, और जब तक ये सर्दियों में होती है तो अपनी ये रिक्वायर्ड जो वेट गेन कर लेती है। दूसरा हमारे यहाँ ये है कि जो मछली बड़ी होती है उसका साइज जो रेट है वो ज़्यादा लगता है, जबकि छोटी मछली का रेट कम लगता है। तो इसलिए एक ऑप्टिमम लेवल तक फार्मर जो है उसको ग्रो करता है, और उसके बाद उसकी मार्केटिंग जो है वो ज़्यादा फिजिबल है। ठीक। एक ये बात भी बताइएगा, ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कि दरिया की मछली है, दरिया की मछली करके रिटेलर्स वेंडर्स बेच रहे होते हैं, समंदर की मछली करके बेच रहे होते हैं। फॉर्म की मछली के बारे में ये कहा जाता है कि शायद फॉर्म की मछली जो है वो जायके में या जो उसका जो एक अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू है या प्रोटीन्स हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये जस्ट एक लोगों का मिसकंसेप्शन है। फार्म की मछली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, टेस्टी है और न्यूट्रिशनिस्ट है जितनी दरिया की होती है। इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है। ठीक। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ उस तरह से नहीं है जिस तरह पोल्ट्री की बात की जाती है कि बड़ी हाइब्रिड तरीके से मुर्गियों को अब बड़ा किया जाता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस के जरिए बन के सामने आ रही है। क्योंकि ये हमारी मछली जो है वो 1 साल में पलती है,
ठीक। ये कोई 40-50 दिन में पोल्ट्री की तरह नहीं होती, ठीक। तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। वैसे तो यही कहा जाता है कि पोल्ट्री की भी न्यूट्रिशन वैल्यू वही होती है, ब्रॉयलर की भी जो देसी की होती है। मांस वाइज की टेस्ट का कोई अगर फ़र्क हो, ठीक। वो भी उसकी फैट्स की वजह से होता है, जो कि टेस्ट का फ़र्क हो सकता है। ठीक। जो नाज़रीन इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कौन सा सबसे बेहतर मौसम है कि अगर वो इसको एज अ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या नई मछलियां डालना चाहते हैं तालाब में, तो कौन सा सबसे बेहतरीन टाइम होता है कि जब उनको नई अपना ये बिजनेस या पॉन्ड उसके अंदर मछलियां डाल देनी चाहिए? मछलियाँ आमतौर पर जो जब भी यूं ही सर्दी खत्म होती है तो इसकी स्टॉकिंग कर दी जाती है फरवरी और मार्च में। ठीक। तो अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि सर्दियों के मौसम में अपने तालाब बना के ठीक। उसको फुली प्रिपेयर्ड कर ले, भर ले पानी ताकि रिटेन हो जाए, ताकि वो अपने फरवरी और मार्च में अपनी मछली को ग्रोथ के लिए स्टॉक कर सके और एक फुल सीजन उसको मिल सके ग्रो के लिए और मैक्सिमम वेट फिश गेन करे। इमरान साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है, हमने इस नशिस्त में कोशिश की कि जितना मैक्सिमम इसको कवर किया जा सके। मैं चाहूँगा एक चीज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि स्पीशीज़ पे बात की जाए कि जो लोग फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी स्पीशीज़ ज़्यादा मुफीद हैं, पाकिस्तान में कंड्यूसिव है, उनको बड़ी आसानी से किया जा सकता है, उनके नाम बता दीजिए कि कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो पाकिस्तान में जिनकी फार्मिंग की जा सकती है। पाकिस्तान में जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया है कि 3 हमारी लोकल फिशेज़ हैं और 3 ही चाइनीज़ हैं। तो लोकल में रोहू, मोरी और थैला है, और चाइनीज़ में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और बिग हेड कार्प है। और इसके अलावा जो ठंडे पानी में है वो ट्राउट कल्चर हो रही है। ग्रोथ के हिसाब से जो चाइनीज़ कार्प जो हैं वो ज़्यादा पोटेंशियल रखती हैं हमारी लोकल से, तो इसलिए आमतौर पे फार्मर इस चीज़ को प्रेफरेंस करते हैं कि हमारी चाइनीज़ सिल्वर या ग्रास कार्प को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तालाबों में डालें। ठीक। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें, जहाँ पे हमने फ़िश की बात की कि फ़िश को क्या फीड देनी चाहिए, ये भी बताइएगा, क्योंकि आप इस पे रिसर्च करते हैं, आप इसको एज अ प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, ये भी बताइएगा कि फ़िश इंसानी सेहत के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सर, अगर देखें कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मसला है गुर्बत की वजह से वो मेल न्यूट्रिशन है। ठीक। और मेल न्यूट्रिशन में जो है वो प्रोटीन की कमी है। ठीक। तो मछली जो है वो मैक्सिमम प्रोटीन को कंपनसेट कर सकती है। तो मछली का जो गोश्त है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन समझा जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सबसे बेस्ट है। दूसरा, ये हार्ट की डिजीज़ को रोकती है। इसकी जो लिपिड प्रोफाइल है उसमें एसेंशियल जो फैटी एसिड्स हैं, ओलिक एसिड, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल सैलरियों में देखें तो अभी तक ये FAO की ये एस्टिमेशन ये है कि अगले 20 साल में जो मैक्सिमम जो ग्रो करेगा सेक्टर, 10 टाइम्स मोर फिश पैदा होगी दुनिया में एज़ कम्पेयर टू पोल्ट्री और बिग एनिमल्स। किसी भी उनकी एस्टिमेशन ये है कि ये जो बड़े जानवर हैं, रूमिनेंट्स हैं, ये जानवर हैं, इनकी प्रोडक्शन 2050 तक डबल हो जाएगी, जबकि जो फिशी सेक्टर है ये 10 टाइम एक्सेल करेगा। 10 टाइम एक्सेल करेगा। और इसमें स्पेशली जो हमारे कंट्रीज, एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और जितने भी रिलेटेड हैं, इनमें मैक्सिमम इसका पोटेंशियल, इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। उम्मीद है कि किसी अगले प्रोग्राम में इसी टॉपिक पे या कोई आपका नया अचीवमेंट हुई, नया प्रोजेक्ट हुआ तो उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम में हमने बात की कि जो फ़िश की फीड है, हमने एक पूरी कंटिन्यूशन में लेके चले कि फ़िशरी कैसे की जा सकती है। उसके साथ हमने फ़िश की फीड पे बात की कि फ़िश को फीड कैसे दी जा सकती है। प्रोग्राम का जो खासा था, अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये है कि हमने किस तरह से, हमारा तमाम तर तवज्जो हमारी इस वक्त ये होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने मुल्क की इकॉनमी को स्टेबल कर सकते हैं। सो प्रोग्राम का जो खासा था वो ये था कि किस तरह से फिशरी के जो सेक्टर है उसमें हम रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं, उसमें बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, और उसका कितना मल्टीलेयर इफेक्ट होगा, किस तरह से हमारी जो इंपोर्ट, इतनी बड़ी इंपोर्ट हो रही है फ़िश की, वो कम हो जाएगी। बजाय इसकी कि हम डॉलर बाहर भेजें और मछली मंगवाएं, हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।